हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे फाई कोफिशिएंट की। तो ये भी पियर्सन्स कोरिलेशन का ही एक टाइप है, फाई कोफिशिएंट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दोनों ही वेरिएबल डिकोटोमस होते हैं तो हम फाई कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। पॉइंट बाई सीरियल में क्या बोला था कि अगर एक वेरिएबल डिकोटोमस है और दूसरा कॉन्टिन्यूस है, जैसे एक वेरिएबल मेल फीमेल ऐसा है और दूसरे में मार्क्स हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो वो होता है पॉइंट बाई सीरियल। लेकिन अगर दोनों ही हमारे डिकोटोमस आ जाते हैं तो उस केस में हमें फाई कोफिशिएंट यूज़ करना पड़ता है। फिर हम पॉइंट बाई सीरियल या पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट नहीं यूज़ कर सकते। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला है कि लेट्स से यू हैव टू कंप्यूट कोरिलेशन बिटवीन जेंडर एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जेंडर में वही मेल फीमेल, और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब कि ओन करते हैं या ओन नहीं करते। दो तरह की कैटेगरीज हो सकती है ना, दे ओन एंड दे डू नॉट ओन। तो ये हमारे दोनों ही डिकोटोमस वेरिएबल्स हैं। इसमें कॉन्टिन्यूटी कोई नहीं है, मेल फीमेल में कॉन्टिन्यूटी कुछ नहीं है, ओनिंग एंड नॉट ओनिंग के बीच में भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। सो इसके बीच में नाउ यू हैव बोथ द वेरिएबल्स एज डिकोटोमस, यू हैव टू कंप्यूट पियर्सन्स कोरिलेशन। तो अगर हमें पियर्सन्स कोरिलेशन निकालना है तो इस केस में फिर हमें फाई कोफिशिएंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक को 0 ले लेंगे और दूसरे को 1 ले लेंगे दोनों ही केस में। जैसे हमने मेल फीमेल के केस में एक को 0 1 लिया था, अब यहाँ पे हम दोनों ही केस में 0 और 1 ले लेंगे। तो जैसे मेल फीमेल 0 1 करा हुआ है, ऐसे अगर ओनरशिप नहीं है तो 0, ओनरशिप है प्रॉपर्टी की तो 1। तो यहाँ ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, ये टेबल ऐसे इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे बना हुआ आ सकता है इसका ऐसे। इसमें बीच में इन्होंने लाइंस ड्रॉ नहीं करी है, मैं कर देती हूँ ताकि आपको टेबल की तरह नज़र आए ये। तो इस तरीके से ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ऊपर वाले का अगर हम टोटल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ रहा है। तो ऐसे इन्होंने करा हुआ है एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल। तो अगर इसका मीन निकालोगे तो कैसे आएगा, टोटल कितने हमारे पास रीडिंग्स हैं, टोटल रीडिंग्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है ना, तो 6/12 आपने करा तो x का मीन आ गया, 7/12 करा तो y का मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला, जैसे हमने लास्ट टाइम पॉइंट बाई सीरियल में निकाला था। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, एस स्टैंडर्ड डेविएशन x की निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय n करना है, जो कि हमारी 12। ऐसे y का निकालना है तो y माइनस वाई बार। तो ऐसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। फिर कोवेरियंस भी उसी फॉर्मूले से निकाला हुआ है। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार का सबमेशन डिवाइडेड बाय n। तो आपका ये कोवेरियंस यहाँ पे आया हुआ है 0.13। ये मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने डिटेल में आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दी है कि ये वैल्यूज़ कैसे निकल के आती हैं। और पॉइंट बाई सीरियल में हमने ये सीख लिया था पूरा कि ये कैसे निकल के आता है। यहाँ तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, आप बड़ी जल्दी आप आराम से निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आपकी नहीं भी आती है तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको करके दिखा दूँगी। तो फिर इन्होंने क्या करा, इसका आप कोरिलेशन निकाला है। तो कोरिलेशन ऐसे लिखते हैं ना हम, आर एक्स वाई, फिर उन्होंने लिखा फाई कोफिशिएंट एक्स वाई, ये फाई का वो है सिंबल, कोफिशिएंट एक्स वाई। तो यूजुअली कोरिलेशन का क्या हमारा वो होता है फॉर्मूला, ऊपर कोवेरियंस होता है, नीचे एस एक्स इंटू एस वाई, यानी कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब है आपस में इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि आपस में कोरिलेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका ये कोरिलेशन जो आया है ये नेगेटिव है, इज अ फंक्शन ऑफ द वे वी असाइन द नंबर 0 and 1 टू each variable. If we assign 0 to females and 1 to males, then we will get the same value with positive sign. तो ये कह रहे हैं कि अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो nevertheless this does not mean that relationship cannot be interpreted. Once these numbers have been assigned, we can interpret the sign.
सो मेल इज 0, फीमेल इज 1, वेयर एज नो ओनरशिप इज 0, 1 इज ओनरशिप। तो आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन आपके रिलेशनशिप को इंटरप्रेट करता है। नेगेटिव रिलेशनशिप कैन बी इंटरप्रेट एज फॉलोज। तो नेगेटिव कैसे इंटरप्रेट करा जाएगा? As we move from male to female, we move negatively from no ownership to ownership। मतलब अगर आप मेल से फीमेल पे जाते हो तो आप ओनरशिप नो ओनरशिप से ओनरशिप पे जाओगे, मीनिंग दैट मेल हैव मोर ओनरशिप दैन फीमेल्स। मतलब अगर हम मेल से फीमेल पे मूव कर रहे हैं तो हम नेगेटिवली मूव कर रहे हैं नो ओनरशिप से ओनरशिप की तरफ। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि मेल के पास ज़्यादा ओनरशिप है दैन फीमेल्स। ठीक है। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं? हमेशा कोरिलेशन को हम स्क्वायर कर दें तो हमारा वेरिएंस आ जाता है, परसेंटेज में आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरिएंस परसेंटेज में आता है। तो ये हमारा 2.216% वेरिएंस है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम मेल से फीमेल की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब हमारा नो ओनरशिप से लेके ओनरशिप, ये 0-1 है, ये भी 0-1 है ओनरशिप वाला, तो नेगेटिव साइन है, यानी कि मेल्स के पास ज़्यादा है और फीमेल्स के पास कम ओनरशिप है। अगर पॉजिटिव साइन आता तो मेल्स के पास कम और फीमेल्स के पास ज़्यादा। तो ये हमें डायरेक्शन से ये कोरिलेशन पता चलता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कैसे करते हैं? इसमें हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, यानी कि जो टेबल होता है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। काई स्क्वायर यानी कि ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है जिसको हम देखते हैं। तो फाई को पहले किस में कन्वर्ट करो? काई स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? जो नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं यानी कि 12 रीडिंग्स इनटू आपका जो फाई कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि आपका ये जो स्क्वायर ऊपर आया था ये 0.216। तो ये आपने यहाँ पे क्यों किया 12 से मल्टीप्लाई इसको वेरिएंस को? क्योंकि हमें काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम जो टेबल यूज़ करने वाले हैं वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में 1 होगी। अभी तक हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेके चल रहे थे, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम अब 1 हो गई है। तो इसलिए ये फाई कोफिशिएंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आता है और क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंस है इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। आप डायरेक्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पहले उसको काई स्क्वायर में चेंज कर रहे हो वेरिएंस से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रीडिंग्स को, और फिर उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 1 ले रहे हो सिर्फ। तो ये वाला स्टेप तो कॉमन होता है सिग्निफिकेंस में। एक हमारा नल हाइपोथेसिस कहता है 0 है और ऑल्टरनेट कहता है कि 0 नहीं है, तो ये चीज़ तो वही आ गया। फिर हमने काई स्क्वायर निकाला मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ रही है अब हमारी। तो अब हमारी ये कौन सी वैल्यू है? ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। और हमने देखनी है टेबल वाली वैल्यू। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है कि जब आप टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम दी होती है, मैंने आपको पहले बताया था टेबल में ऐसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी होती है, और यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यूज़ दी होती है। तो हम यूजुअली 0.05 ही लेके चलते हैं। तो 1 के सामने आपको 3.84 लिखा हुआ मिलेगा, 1 और इसके सामने। तो ये चीज़ यहाँ इन्होंने दी हुई है, तो ये हमारी टेबल की वैल्यू है। तो टेबल वैल्यू हमारी बड़ी है is greater than calculated value। table value is greater than calculated value, यानी कि the obtained value is less than obtained, यानी कि calculated ही हो गई, obtained बोल लेते हैं हम यहाँ पे। obtained value is less than table value, so we accept the null hypothesis। तो जब भी obtained value table value से कम होगी, O is less than T, उस केस में आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है सिग्निफिकेंस में कि कब एक्सेप्ट करना है कब रिजेक्ट। O इज़ लेस देन T, O मतलब ऑब्टेन्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है, और T मतलब टेबल वैल्यू, तो आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। And one need to know that this is primarily because of the small sample size। if we take a larger sample the values will be significant। तो क्योंकि हम small sample पे बात कर रहे हैं, 12 ही लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा आ रहा है, आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। अगर सैम्पल साइज बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो काई स्क्वायर
और फाई कोफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है काई स्क्वायर और फाई कोफिशिएंट के बीच का। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम वो फाई कोफिशिएंट ना काई स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। किसी को अगर काई स्क्वायर वैल्यू पता है तो वो इस फॉर्मूले में पुट करके फाई कोफिशिएंट भी निकाल सकता है। ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। तो ये था फाई कोफिशिएंट। अब आगे ये बाइसीरियल कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। इट इज़ लाइक अ पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन ओनली, उसी की तरह है, बट point biserial correlation is computed while one variable is dichotomous and do not have any underlying continuity. If a variable has underlying continuity but measured dichotomously, then biserial correlation can be कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल सा पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पॉइंट बाय सीरियल हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल डिकोटोमस था, मेल फीमेल या यस नो ऐसे करके, और दूसरा नंबर कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, दूसरा वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस था, तो उसको हमने पॉइंट बाय सीरियल बोला था। जिसमें दोनों ही डिकोटोमस थे उसको हमने फाई कोफिशिएंट बोला था। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एक डिकोटोमस है लेकिन दूसरा वाला जो है उसके अंदर अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल माइट बी मूड एंड होप। मूड में दो कैटेगरी इन्होंने ले ली, हैप्पी एंड सैड, और एक ले लिया होप। ठीक है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट यूनिट। सपोज वी मेजर होप, अगर होप को मेजर करते हैं हम BHS स्केल से, होपलेसनेस स्केल आता है जो, उससे अगर हम मेजर करते हैं बेक का होपलेसनेस स्केल, जो हमने पहले भी एक बार एग्जांपल में इसको लिया था ना पिछली वीडियोस में। तो एंड मेजर मूड बाय क्लासिफाइंग दोज हु हैव क्लिनिकली लो वर्सेस नॉर्मल मूड। Actually, it is fair to assume that mood is normally distributed variable, but the variable is measured discretely and takes only two values, low mood and normal mood. तो हमने मूड का तो लो और नॉर्मल दो बना लिया, और जो हमारा होप है दूसरा वेरिएबल, मान लो एक मूड हो गया, एक हो गया होप, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, और होप को हमने मेजर कर लिया उससे स्केल से, तो वो उसकी जो है ना अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी बन गई है। लेट अस कॉल कंटिन्यूस वेरिएबल एज वाई एंड डिकोटोमस वेरिएबल एज एक्स। तो एक डिकोटोमस को एक्स ले लो और कंटिन्यूस को वाई ले लो। अब यहाँ पे हमने एक को ना, ऐसे तो होप भी कोई कॉन्टिन्यूटी में नहीं आता, पर उसको हमने स्केल से मेजर कर लिया। तो एक को हमने डिकोटोमस रहने दिया, जैसे मूड को छोड़ दिया हमने डिकोटोमस, उसको हमने लो और नॉर्मल दो कैटेगरी दे दी डिकोटोमस, और होप को हमने कंटिन्यूटी दे दी उसको मेजर करके। तो यहाँ पे इन्होंने द वैल्यूज टेकन बाय एक्स आर 0 एंड 1। तो जो x है इनका, उसकी वैल्यू 0 और 1 हो गई, जैसे हम यूजुअली डिकोटोमस को 0 और 1 देते ही हैं। So biserial correlation is a correlation coefficient between two continuous variable x and y, out of which one is measured dichotomously and other one is measured continuously. The formula is very similar to point biserial. ये आपको वैसे निकालने के लिए यूजुअली एग्जाम में शायद ना ही आए, ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट में आता है कि पॉइंट बाइसीरियल और बाइसीरियल में डिफरेंस बताइए, या बाइसीरियल कब यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें y0 and y1 are the y score means for the data pairs with an x score of 0 and 1। तो जैसे x जिसका 0 है उसका y स्कोर कितना है, x जिसका 1 है उसका y स्कोर कितना है। इसको अगर इजीली मैं आपको समझाऊं, तो मान लो हमने मूड है जो, तो हमने सपोज लो और नॉर्मल मूड दो कैटेगरी ले ली ना, तो लो मूड को हमने 0 वैल्यू दे दी, नॉर्मल मूड को हमने 1 वैल्यू दे दी। ये हमारा x वेरिएबल हो गया, तो ये x0 और ये x1। और जो हमने क्या किया, इनका हमने होपलेस बेक का होपलेसनेस स्केल से दोनों का ही हमने मेजर कर लिया, होप कितना आ रहा है, तो वो कंटिन्यूस हो गया, वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया होप वाई। तो जिनका नॉर्मल मूड है उनका वो होप की वैल्यू को हम y1 बोल रहे हैं, क्योंकि y क्या दिखा रहा है, होप दिखा रहा है, और x क्या दिखा रहा है, मूड दिखा रहा है। तो y1 का मतलब है ये इनका होप है, ये किनकी होप है, इन लोगों की जिनका नॉर्मल मूड है, और y0 मतलब ये उनकी होप है जिनका लो मूड है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, एंड देन
P0 एंड P1 आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा पेयर्स विद, और ये P0 P1 क्या है, ये उन्हीं डेटा पेयर्स के प्रोपोर्शंस हैं। प्रोपोर्शंस कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ रीडिंग कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग, मतलब लो मूड वाले कितने लोग हैं। P0 मतलब का ये मतलब है कि लो मूड वाले, मान लो 20 लोग हैं, उसमें से 5 लोग लो मूड वाले हैं, तो 5/20 ये हो जाएगा P0। और P1 कैसे आएगा, 15 लोग नॉर्मल मूड वाले हैं, तो 15/20 ये हो जाएगा आपका P1। तो मतलब 0 वाले कितने लोग हैं और नॉर्मल वाले कितने लोग, 1 वाले कितने लोग हैं, उसको P0 P1 कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शन होता है। एस तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ठीक है। एंड एच इज द ऑर्डिनेट और द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट विच डिवाइड्स द प्रोपोर्शन। तो एच का मतलब वो है, ये वो हाइट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये वो हाइट है जहाँ पे आपके प्रोपोर्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, आपस में दो प्रोपोर्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लो मूड वालों को और हाई मूड वालों को ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करते हैं, तो दोनों के बीच का ये जो ऑर्डिनेट है, इसकी हाइट कितनी आ रही है, दिस इज द एच, ये कितनी आ रही है, वो एच होता है। तो ये फॉर्मूले में यहाँ पे ऐसे इन्होंने लिखा है। मेनली आपको इसमें कंप्यूटेशन नहीं आएगी, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपको इसमें फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आप बाइसीरियल कोरिलेशन डिस्क्राइब करो या फिर स्टेप बाय स्टेप बताओ ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपने ऐसे ही वहाँ पे मूड का और होप का एग्जांपल दिखा के बताना है कि एक वेरिएबल को हमने कॉन्टिन्यूस कह दिया y, और एक को हमने डिकोटोमस कह दिया x। तो x को हमने, क्योंकि डिकोटोमस है तो उसको हमने 0 और 1 की वैल्यू दे दी, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज़ करा जहाँ पे आप समझा देना कि y0 का मतलब है ये 0 वाले वेरिएबल की वैल्यू है जो कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, और y1 का मतलब जो 1 वाले वेरिएबल की वैल्यू है। फिर हमने प्रोपोर्शन निकाले दोनों के, 0 और 1 के, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली और हाइट निकाली जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट बाइसीरियल एंड बाइसीरियल कोरिलेशन क्या है, ये फॉर्मूला आपने उसमें दिखा देना है कि अगर हमें पॉइंट बाइसीरियल से बाइसीरियल निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन जनरली डिस्क्राइब ही आता है कि इसको डिस्क्राइब करो, ये आपको कंप्यूटेशन के लिए नहीं आएगा बाइसीरियल कोरिलेशन, ठीक है। फिर आपका पियर्सन में लास्ट रह गया है जो, वो है टेट्राकोरिक कोरिलेशन। ये लास्ट है पियर्सन के अंदर जो आता है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैसे एग्जाम में बहुत ही कम आता है टेट्राकोरिक, अभी तक 2 ही बार आया हुआ है, पिछले कुछ सालों में 2 ही बार पूछा हुआ है, और इसमें भी सिर्फ डिस्क्राइब ही आया हुआ है, इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। टेट्राकोरिक कोरिलेशन क्या होता है, इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू डिकोटोमस वेरिएबल दैट हैव अंडरलाइंग कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगेन वही चीज़ हो गई ना, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल की तो कंटिन्यूटी थी हमारी, जैसे होप को हमने स्केल से मेजर करा था तो उसमें तो कंटिन्यूटी हमने बना ली थी, और एक को हमने डिकोटोमस ही छोड़ दिया था मूड को। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे 2 डिकोटोमस वेरिएबल ले लिए जिनके दोनों की ही अंडरलाइंग कॉन्टिन्यूटी है। तो इफ 2 वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन अ मोर रिफाइंड वे देन द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन विल रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड टू फीमेल्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन आर 2 वेरिएबल्स। ये दोनों ही ऐसे वेरिएबल हैं जो डिकोटोमस है कि फीमेल्स की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 2 कैटेगरीज हो गई। लिबरलाइजेशन की तरफ, लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी, फ्रीडम, इसकी तरफ आपकी एटीट्यूड अगेन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी डिकोटोमस हो गया। लेकिन इन दोनों के अंदर हमने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लेके आनी है। नाउ वी सिंपली मेजर देम एज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। तो एक को 0 दे दिया, एक को जैसे नेगेटिव को 0 दे दिया, 1 पॉजिटिव को दे दिया। Now correlation between these two variables can be computed using tetrachoric। तो टेट्राकोरिक का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे cos थीटा आ जाता है थोड़ा सा, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये कोरिलेशन है r इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बेशक लग रहा होगा याद करने में, बट ये जैसे टेबल जब आपको आता है तो ये जो ABCD यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ये वैल्यूज़ होती हैं जिसमें A
ये वाली वैल्यू है, बी ये वाली वैल्यू है टेबल में, सी ये वाली है, डी ये वाली है, वही इन्होंने यहाँ लगा रखा है। और ये कॉस थीटा की वैल्यू है, थीटा है ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, ये थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो 180/1 प्लस अंडर रूट ए डी, ए को डी से मल्टीप्लाई किया है, बी को सी से मल्टीप्लाई किया है। अब इन्होंने अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाई है कि नेगेटिव एटीट्यूड कितने लोगों का है, दोनों की तरफ, वुमेन की तरफ भी और लिबरलाइजेशन की तरफ भी। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड कितने लोगों का है, फिर ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड लिबरलाइजेशन की तरफ नेगेटिव है लेकिन वुमेन की तरफ पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वुमेन की तरफ नेगेटिव है और दोनों की तरफ ही पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इन्होंने नंबर्स निकाल लिए। किस चीज़ के नंबर निकाल लिए कि जिन लोगों के ये इस तरह के एटीट्यूड्स हैं। एटीट्यूड डिकोटोमस है लेकिन कितने लोगों के हैं वो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उसको टोटल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमें तो बेसिकली देखो किससे मतलब है, ये वाली वैल्यू से मतलब है, ABCD से मतलब है, टोटल वोटल से कोई मतलब नहीं है। हमारा फॉर्मूला तो ABCD मांगता है। तो टेबल वैल्यूज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, टेबल से साफ पता चल रहा है कि क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनकी दोनों की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है, ऐसे लोग जिनकी दोनों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये वो है जिनकी एक चीज़ का पॉजिटिव है एक चीज़ का नेगेटिव है, इनका भी एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव है। तो 68 लोग हैं जिनकी नेगेटिव एटीट्यूड्स है दोनों की तरफ, ठीक है। 32 हैव नेगेटिव एटीट्यूड टू लिबरलाइजेशन पर पॉजिटिव टू वुमेन। तो ये टेबल तो हम समझ चुके हैं। तो अब ये कंप्यूटेशन कैसे होती है, ये फॉर्मूले में आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है, आपका कोरिलेशन आ जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो अगर आपको टेबल थीटा की वैल्यू याद हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो आपको ये वैल्यू बस उसमें पुट करनी है। खाली देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि इसमें थीटा आ गया है, अदरवाइज तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कंप्यूटेशन बहुत ही कम है। आप देख रहे हो इसमें कैलकुलेशन इतनी है ही नहीं, सीधा आपने टेबल से वैल्यू उठाई और लगा दी। लेकिन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है कि टेट्राकोरिक कोरिलेशन और ये बाइसीरियल में फ़र्क क्या है कि बाइसीरियल में एक डिकोटोमस है, दूसरे के अंदर अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी है। ये आपको ये लाइन लिखनी है, ये वर्ड लिखना आप नहीं भूलना, अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी ये कीवर्ड है। तो एक तो अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी वाला वेरिएबल है और दूसरा डिकोटोमस है, तो बाइसीरियल हो गया। और एक इसमें दोनों ही अंडरलाइन कॉन्टिन्यूटी वाले हैं तो ये टेट्राकोरिक हो गया। तो ये ऐसे कोरिलेशन निकाल लिया, फिर वही चीज़ है इसकी टेबल में वैल्यू देख के आप सिग्निफिकेंस निकालते हो। तो ये पियर्सन वाले थे सारे के सारे जो अभी हमने पढ़े। अब जो आएंगे ना वो पियर्सन वाले नहीं हैं, अब ये पियर्सन से नॉन पियर्सन पे आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा रैंक ऑर्डर वाला आएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।